All right, students, Assalamu alaikum. Today we are doing October November 2023 P41 सही है of IGCSE chemistry. All right, let's look at the first question. A list of gases is shown: ammonia, carbon dioxide, carbon monoxide, ethene, fluorine, oxygen, sulfur dioxide, and xenon. Answer the following questions using only the gases from the list. Each gas may be used once, more than once, or not at all. Give the name of the gas that causes acid rain. उस गैस का नाम बताएं जो कि एसिड रेन कॉज करती है। इनमें से आपको दिख सकता है सल्फर डाइऑक्साइड इज द क्लियर Okay. चॉइस। ठीक है, यू हैव टू नेम। सो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, forms an alkaline solution when dissolved in water. So which of them dissolves in water and forms an alkaline solution? The only answer Ammonia. that makes sense is ammonia. Ammonia is a basic gas, all right? It is an alkaline gas, all right? So the answer should be ammonia. अच्छा बच्चों, if you don't understand, I'm going to go fast, ठीक है? But if you do not understand, just let me know. The next is inert. Inert means noble gas, right? Xenon. Yeah, so noble gas out of all of them is xenon. So the answer should be XeNON, xenon. ठीक है? Is a product of photosynthesis. Which of them is a product of photosynthesis? Oxygen. Oxygen. ऑलराइट, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, it produces glucose C6H12O6 and oxygen, all right? और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ और 6 यहाँ लगता है। तो द आंसर इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन फॉर्म अ पॉलीमर। सो विच गैस कैन फॉर्म अ पॉलीमर? तो it must be an organic compound because polymers are Ethane. made from organic compound. The only organic compound is ethene, and ethene is a alkene. Alkenes form which kind of polymer? Addition. Excellent, addition polymer. ठीक है, alkenes form addition polymer is produced in the test of nitrate ions. So what is the test of nitrate ions? Does anyone remember? Wait, it's coming, guys. I only remember that It's coming. ammonia. There was a very It's famous thing. There was a very famous thing you do in nitrate ions. Who remembers? Ba- चलो मैं बता देता हूँ फेमस थिंग क्या थी। यू ऐड एल्यूमिनियम फॉइल। ऐसा कोई टेस्ट याद है? oh, and then ammonia gas is Yeah. वो निकलती यस, है बाहर. यस, अमोनिया गैस निकलती है बाहर। तो आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे कि Ammonia. ऐड, आई थिंक इट वाज ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हीट एंड देन ऐड एल्यूमिनियम फॉइल, और अमोनिया गैस इवॉल्व होती थी। ये पूरा टेस्ट होता है, ठीक है? तो अमोनिया गैस किस में इवॉल्व हो रही थी? नाइट्रेट आयंस में। तो अमोनिया गैस इज इवॉल्विंग इन नाइट्रेट आयन टेस्ट। सही है, तो यहाँ पे अमोनिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, boron and aluminum are group 2 elements. Boron has only two naturally occurring isotopes, 10B and 11B. Complete the table 2.1 to show the number of protons, neutrons and electrons in atom of 11B. Table 2.1, number of protons. बोरॉन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बेटा? 10 नहीं है, ये तो मास है। बोरॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पीरियोडिक टेबल से देख के आने पड़ेंगे, भागते हुए जाते हैं। Uh, 5 protons. इसको रोटेट कर लें। 5 बोरॉन है electrons. कहाँ? ये रहा, 5 प्रोटॉन, देयरफॉर 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? And नंबर प्रोटॉन, 6. न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन 6. एटम ऑफ 11B, तो 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, सही है, क्योंकि उन्होंने 11B का पूछा है, 10B का नहीं पूछा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन टू वन डेसिमल प्लेस इज 10.8, डिटरमिन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 10B प्रेजेंट इन बोरॉन, गिव योर आंसर एज अ परसेंटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जैना को पर्सनली एक वॉइस मैसेज में समझाया था। देखो बेटा, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इस पे इतनी सोचने की बात नहीं है। देखें, एक बोरॉन का मास है 11 और एक बोरॉन का मास है 10, ठीक है? और 10 और 11 के बीच में क्या आ रहा है? 10.8। 10.8 ये है ना, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहां पर देखें कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये 80% अवे है और ये 20% क्लोज है। कभी भी जो परसेंटेज अबंडेंस का फॉर्मूला है, अगर परसेंटेज अबंडेंस का फॉर्मूला आपको याद हो, सॉरी, एटॉमिक मास का फॉर्मूला याद हो, ए आर का, वो क्या होता था? समेशन परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय 100, राइट? अब इसको सिखाने के लिए बच्चों को ये कहा जाता था
को सिखाने के लिए बच्चों को ये कहा जाता था कि बेटा देखो, बात ये कि दिस इज बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट एवरेज। और एवरेज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो जिसके करीब नंबर आता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जब भी उसके करीब नंबर आया। 10.8 आने का मतलब ये है कि 11 से वो सिर्फ 20% दूर है, यानी कि 11 के कितने परसेंट करीब है? 20% दूर है, तो 11 के 80% करीब है, राइट? ठीक है। और हमें 10 बोरॉन की परसेंटेज अबंडेंस चाहिए ना, तो अगर इसके 80% क्लोज है तो इसके कितने परसेंट क्लोज हुआ? इसके 20% क्लोज हुआ। कितने परसेंट क्लोज हुआ? 20% क्लोज हुआ। ये है आपका जुगाड़ू तरीका। ये क्या है आपका? जुगाड़ू तरीका है। दिस इज लाइक अ मेक शिफ्ट वे ऑफ आंसरिंग इट। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। दिस वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट। वो फिर 3 मार्क का सवाल होता है, लेकिन इतनी मुश्किल आपको इक्वेशन कभी देते ही नहीं है वो। क्यों ये इतनी मुश्किल इक्वेशन है? क्योंकि इसके अंदर आपको मास तो पता है, पर परसेंटेज अबंडेंस नहीं पता। आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं, तो अगर बगैर इक्वेशन के साथ आप सॉल्व करो तो आप इस तरह सॉल्व करोगे कि 10 बोरॉन की अबंडेंस अगर x% है, तो 11 बोरॉन की अबंडेंस 100 - x% है। कितनी है? 100 - x%। और Oh अब my आप gosh, यहाँ पे maths. इक्वेशन लगाओगे, ए आर इज इक्वल टू, दो ब्रैकेट्स बनेंगे। एक बनेगा x × 10 का प्लस 100 - x × 11 का डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से ये सॉल्व होगा। सही है। तो ए आर 10.8 था, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता। फिर उसके बाद आपके पास जो है ये हो जाता 10x प्लस 1100, क्योंकि 11 × 100 = 1100, और -11x। ठीक है। तो ये हो जाता 10.8 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता? 10.8 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1080 इज इक्वल्स टू -x, या फिर इस तरह कर लें कि 1100 -x। ठीक है। तो -x उधर चला जाता, तो -x इज इक्वल्स टू 1100, ये प्लस हो जाता इधर जाके, और ये 1080 इधर आके माइनस हो जाता। तो ये हो जाता 1100 -1080। तो x इज इक्वल्स टू 1100 -1080, 20 आंसर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से भी 20 आंसर आ रहा है, और जो हमने जुगाड़ तरीका सोचा था कॉमन सेंस, उससे भी 20 ही आंसर आ रहा था। इज दैट अंडरस्टूड? जी सर. तो Yes, sir. बिकॉज ये प्रॉपर तरीका मैंने कर ही दिया, तो जुगाड़ तरीका हटा देते हैं। जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा सिर्फ उसको समझ आएगा, बाकी बच्चों को प्रॉपर तरीका समझ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। सही है। तो वाई डिड आई डू x एंड 100 - x? क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि टोटल परसेंटेज 100% होती है। अगर बोरॉन 10 की परसेंटेज फॉर एग्जांपल 50% है, तो 11 की 50 इसलिए क्योंकि 100 में से 50 गया। अगर बोरॉन 10 की 40% अबंडेंस होती, तो 11 बोरॉन की 60% अबंडेंस क्यों होती? क्योंकि आप 100 से 40 को माइनस कर देते। दैट इज हाउ मैथ्स वर्क्स। ठीक है। अच्छा जी। अभी थोड़ा नीचे करो, इधर ही ले आओ। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.540 ग्राम्स ऑफ बोरॉन, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो बेटा देखें, आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करना है 0.540 के अंदर। ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आपको यूज करना है, तो मोल्स। देखें, आपको बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करना है, लेकिन आपको बताया कि कोई भी चीज मोल्स के बगैर नहीं फाइंड की जा सकती। और मोल्स तक जाने के लिए आपके पास क्या गिवन है? मास गिवन है। ठीक है। तो मास से आप पहले मोल्स में जाएंगे, और फिर मोल से आप नंबर ऑफ एटम्स में जाएंगे। ठीक है। तो ये आपकी स्कीम हो गई। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे मोल्स ऑफ बोरॉन की, मोल्स ऑफ बोरॉन। सही है। तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एम आर का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है। और ए आर उन्होंने हमें बताया कि उसका 10.8 है, तो हम बेटा 10.8 यूज करेंगे। तो मास कितना है बेटा? 0.540 डिवाइडेड बाय 10.8। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो 0.540 डिवाइडेड बाय 10.8 इक्वल्स टू, आंसर आ गया 0.05 मोल, 0.05 मोल्स। ठीक है। जब आप एक दफा मास से मोल्स में पहुंच गए, फिर आप नंबर ऑफ एटम्स में जाएंगे। तो सेकंड हेडिंग जो आपकी होगी बेटा, सेकंड हेडिंग जो आपकी होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू। ठीक है। सेकंड हेडिंग आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ
एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर एन ए, ठीक है। तो मोल कितना है बेटा? 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6.03 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। तो 0.05 को 6.02 होता है, सॉरी 6.02 होता है। तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। तो मेरा कैलकुलेटर बता रहा है 0.301 इंटू 10 to the power 23। डेसिमल एक आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10 to the power 22 एटम्स हो जाएंगे हमारे बोरॉन के इन 0.54 ग्राम्स ऑफ बोरॉन। कोई मसला परेशानी दुख तकलीफ बेटा? यहाँ तक सब क्लियर है? जी सर। जी सर। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ एटम्स आर 3.01 into 10 to the power 22। ऑलराइट, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, जब ये समझ आ गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एल्यूमिनम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्योरिफाइड ओर एज शोन इन फिगर 2.1। नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनम। जी, एल्यूमिनम का ओर क्या होता है? बॉक्साइट। ऑक्साइड। वेरी गुड, बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनम का ओर कौन होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स aluminum oxide and one other substance. Name the other substance and explain why it is used. The other substance that is also added in bauxite is called cryolite. क्या कहलाता है? Cryolite, and it Cryolite. used to turn down the temperature of the Decrease, electrolyte. not turn down the temperature. Turn down the boiling point बोल लें फिर भी सही है। Decrease the boiling point वैसे ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। It decreases Okay. boiling point नहीं, sorry, melting point. It decreases melting point of aluminum oxide. Full stop. Next question. Write the ionic half equation for reaction at cathode. Aluminum ions जाते हैं बेटा कैथोड पे और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो आपके पास क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम बन जाता है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम आयंस जाते हैं और गेन करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम बना देते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस एंड समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर टाइप ऑफ इक्वेशन। एक्सप्लेन व्हाई एनोड्स नीड फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। ये नोट्स में लिखा हुआ है, व्हाई डू एनोड्स नीड फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट? Because the carbon dioxide produced reacts with the anodes, causing it to corrode or something. नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड रिएक्ट्स विद एनोड, पक्की बात है, या वुड यू लाइक टू Oxygen चेंज? produced. Oxygen produced. Oxygen produced. और ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो ऑक्साइड है ना, वो एनोड पे जाके ऑक्सीजन बनाता है। बट देन दैट ऑक्सीजन इज वेरी हॉट, सो इट रिएक्ट्स विद द ग्राफाइट एनोड्स व्हिच आर कार्बन Yeah. Okay. एंड फॉर्म्स Oxygen, not कार्बन carbon डाइऑक्साइड, dioxide. कार्बन ठीक है। डाइऑक्साइड। या तो आप Okay. लिखेंगे कि द फॉर्म्ड oxygen at anode is very hot and reacts with graphite anode and produces carbon dioxide. Full stop. This erodes the anode gradually. Full stop. State two physical properties of aluminum that make it suitable for use in overhead electrical cables. Aluminum की दो properties ऐसी बताएं कि जिसकी Low वजह से वो density. अच्छा होता है। सबसे पहले तो वेरी गुड, इट हैज लो डेंसिटी, इट हैज लो डेंसिटी। और दूसरी फेमस बात एल्यूमिनियम की जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम को इतना पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो क्या है? इट्स कंडक्टिविटी। अनरिएक्टिविटी। हाँ, अनरिएक्टिवनेस, राइट। इट्स इनर्टनेस। व्हाई इज इट अनरिएक्टिव? इफ समवन आस्क्स व्हाई इज एल्यूमिनियम अनरिएक्टिव? Because it reacts with the oxygen, making a oxide layer. बेसिकली Protective आपको layer. जो सेकंड बात आपने बताया ना, जो सेकंड बात आपने बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम हैज अ लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच एक्ट्स एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। तो कहां से आंसर स्टार्ट करना है? एल्यूमिनियम एक्ट्स
has a layer of oxide which acts as a barrier and prevents further reactions. ठीक है, तो a layer of So that's like the next question. Explain the apparent Yeah. and reactivity of यार, aluminum. तो फिर यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा क्या? That, And एक maybe you can सेकंड. say To it's a have good conductor. conductivity cause. Yeah, Yeah. हाँ, तो हम conductivity. यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कर लेते हैं, क्योंकि क्या करें, मजबूरी है, वरना तो मैं लिखना चाह रहा था इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इट हैज अ लेयर ऑफ ऑक्साइड on its surface which acts as a barrier and prevents further chemical reaction. Full stop. Next question. Aluminum reacts with fluorine to form aluminum fluoride AlF3, an ionic compound. Write the symbol equation for this reaction. इस reaction की symbol equation लिखे. बेटा देखिए, फरमा रहे हैं कि अल्यूमिनियम जो है वो फ्लोरीन से रिएक्ट किया, फ्लोरीन F2 होता है, ये याद रखिएगा, और क्या फॉर्म कर रहा है, अल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3. ये क्यों याद रखना था F2 होता है, मतलब आपको ये याद रखना है क्यों, क्यों फ्लोरीन F2 होता है, बिकॉज बताएं. Diatomic. वेरी गुड, ऑल हेलोजेंस आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऑल हेलोजेंस एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल. इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, इक्वेशन हो जाएगी क्या, बैलेंस. ठीक है, अगर आपको यूं बैलेंस नहीं करनी थी तो आप इसको यूं बैलेंस कर सकते थे कि यहाँ पे 3/2 लग जाएगा, तो भी इक्वेशन बैलेंस समझे की बात. ठीक है, तो ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 3 और 2 6 कर देता है, और फिर यहाँ पे 2 लगा दो एल्यूमिनियम बैलेंस करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फिगर 2.2 टू शो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वन एल्यूमिनियम आयन. बहुत आसान होता है कि कैटाइन जो है उसके बेचारे के पास तो अपने पसंदीदा अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, वो किसी से मांग के नहीं खाता, बल्कि वो तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इनर कंप्लीट शेल को एक्सपोज कर देता है. तो एल्यूमिनियम के पास तो अंदर के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसने तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, +3 चार्ज होगा. राइट, एल्यूमिनियम आयन पे +3 चार्ज होता है. ठीक है, अच्छा, और जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड आयन है, उसमें -1 चार्ज होता है. क्यों -1 चार्ज होता है, क्योंकि उसका जो आउटर शेल होता है फ्लोराइड ने और गेन किया हुआ होता है, फ्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया होता है, बिकॉज इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. एंड हाउ डू यू नो दैट इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, बिकॉज it is in group 7, right? That is why there are F3. Look, aluminum lost 3 electrons, but each fluoride only gained 1. So how many fluoride do you need for the gain of all 3 electrons? You need 3 fluoride ions. ठीक है, that is why the ratio is AlF3. All right, on to the next question. Our order of reactivity can be determined by displacement reaction. A student investigates the reactivities of 4 metals by carrying out a series of experiments. Each of the metals, lead, manganese, silver, and zinc, are added separately to aqueous metal nitrate and other metals. Table 3.1 shows some of the results. Aqueous solution, whatever. I don't understand what they're talking about, but they're probably talking about the reactivity. इसके अंदर आपको lead, silver और zinc का तो पता है कि उनकी रिएक्टिविटी किस उस पे है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन लेड एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन बोथ लेड एंड जिंक. व्हाई डू आई नो दैट है बेटा, why do I know that? Reactivity Because series. of the reactivity series, because of the absolute reactivity series. ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है कि displacement reactions occur, displacement reactions does not occur. Okay, complete 3.1 and place 4 metals in their order of reactivity for most reactive first. ठीक है, अच्छा जी, तो जो मसला है वो ये है कि मैंगनीज नाइट्रेट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन किससे रिएक्ट करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा. अगर आप गौर फरमाएं बेटा, तो ये कॉलम मैग्नीज नाइट्रेट का अगर आपको दिख रहा हो, तो मैग्नीज नाइट्रेट के बारे में लिखा है कि वो लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, विच मींस इट इज मोर रिएक्टिव देन लेड नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट से भी रिएक्ट करेगा, इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर नाइट्रेट. और जिंक नाइट्रेट से भी मैग्नीज नाइट्रेट रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब इट इज लेस रिएक्टिव. यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका जिंक हो गया,
मेटल्स लिखना है खाली जिंक, उसके बाद आपका मैंगनीज आएगा, उसके बाद आपका लेड आएगा, और उसके बाद आपका कौन आएंगे भाई आपके आखिरी, सिल्वर एजी। ठीक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एम एन की आपको नहीं पता थी, बाकी सारी आपको पता थी। सही है। अच्छा, क्योंकि सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है, तो सिल्वर का जो कॉलम है, कहाँ है सिल्वर का कॉलम, ये रहा सिल्वर का कॉलम। सिल्वर ना तो लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, ना सिल्वर मैंगनीज नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, और ना सिल्वर जिंक नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा। सही है। तो ये आपके पास नजर आता है कि सिल्वर ना तो से जिंक नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, ना सिल्वर जो है वो मैग्नीज नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, और ना ही सिल्वर आपका लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, द बेसिक वे टू सी इट इज, ये रिएक्टेंट है और इससे रिएक्ट करना है, तो क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, मेटल देखे ना, खाली मेटल अकेला ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बचा है लेड। क्या लेड मैंगनीज नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेड इज लेस रिएक्टिव देन मैंगनीज नाइट्रेट। ठीक है। जिंक, क्या जिंक रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट से, बिल्कुल करेगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। क्या जिंक रिएक्ट करेगा मैंगनीज नाइट्रेट से, बिल्कुल करेगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन ऑल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, suggest why the metal nitrates and not the metal sulfates of these four metals are used as aqueous solutions। metal nitrates क्यों यूज किए, metal sulfates क्यों नहीं यूज किए, the problem is, सबसे पहले Because तो lead all sulfate nitrates are insoluble है। soluble. वेरी गुड, लेट्स जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। लेड सल्फेट इंसॉल्युबल होता, आप एक्वस सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते थे। ठीक है। तो नाइट्रेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि सिंस ऑल नाइट्रेट्स, सिंस नहीं एज कर लो, क्योंकि सिंस के आगे तो फिर आपको लंबी करनी पड़ती है, एज ऑल नाइट्रेट्स आर soluble, full stop। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंपल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के दरमियान जो रिएक्शन है उसकी आपको लिखनी है, Zn। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला इन्होंने नहीं बताया हुआ। सही है। सिल्वर AgNO3. वन नाइट्रेट होना चाहिए, AgNO3 होना चाहिए। ठीक है। सही है। वाई AgNO3, बिकॉज इट इज मोर फेमस। हमें पता है कि सिल्वर Ag+2 के फॉर्म में भी इस दुनिया में पाया गया है, बट मोर कॉमन इज Ag+1। ठीक है, खैर, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। सही है, गरीबों का। और डू वी हैव टू राइट स्टेट सिंबल्स, वी विल जज दैट आफ्टरवर्ड्स, कि क्या हमसे लिखे जा रहे हैं या नहीं। देखो, गलत नहीं लिखना, अगर कभी गलत लिखा तो बुरी बात है, अगर सही लिख सकते हो तो लिख लो। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे बन जाएगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3, और ZnNO3 पे होल्ड ट्वाइस होगा। क्यों होल्ड ट्वाइस होगा, क्योंकि जिंक पे क्या चार्ज होता है बेटा, +2, +2. और नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है, -1। तो 2 इधर लगा और 1 इधर लगा। अच्छा, जो सिल्वर है वो बेचारा अकेला हो गया होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो गया होगा। अब क्या आप इसके स्टेट सिंबल और बैलेंसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। NO3 दो है तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ पे 2 लगेगा, इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। ठीक है। अब दूसरी बात, क्या आप इसके स्टेट सिंबल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिंक एक मेटल है, मेटल सॉलिड होता है। सिल्वर नाइट्रेट अभी बात हुई, सॉल्यूशन है, एक्वस है, एक ही होगा। जिंक नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये एक्वस होगा, और सिल्वर जो है सॉलिड होगा। तो आप स्टेट सिंबल भी लिख सकते हैं। ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ यू नो द स्टेट सिंबल ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन, आप स्टेट सिंबल भी लिखें, विदाउट एनी हेसिटेशन स्टेट सिंबल भी लिखें आप। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको। जी सर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एक्सपेरिमेंटली। A student bubbles chlorine gas into a test tube containing aqueous potassium bromide, describe the color change seen in the test tube। देखें बेटा, क्लोरीन जो है उसने बबल की पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर, ग्रुप 7 का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ लेसर रिएक्टिव हैलाइड सॉल्यूशन। ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास जो कलर चेंज होगा वो क्या होगा, देखें, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि पोटेशियम सॉल्ट है तो उसका कोई कलर ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव कलरलेस सॉल्यूशंस, राइट। तो शुरुआत कहाँ से होगी, कलरलेस से, और क्योंकि ब्रोमीन बन गया तो एक्वस ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो कलरलेस टू ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस Sir, रिएक्शन की आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। जी बेटा। colorless to green क्यों नहीं होगा? Because you added like green solution. I mean green gas to Who said chlorine is. क्लोरीन इज पेल ग्रीन, Yeah. स्विमिंग पूल में क्लोरीन होती है, इज स्विमिंग पूल ग्रीन, No.
क्लोरीन जब पानी में मिल जाती है तो इट्स नॉट ग्रीन, ठीक है। क्लोरीन पेल ग्रीन Oh. होती है, मतलब जब आप बहुत सारी क्लोरीन को एक डायरेक्शन में देखते हो तो थोड़ा सा आपको ग्रीनिश सा टिंट नजर आता है, एक हल्का सा, ठीक है। लेकिन वो पूरा भी नजर नहीं आता, बहुत लाइट कलर होता है। दूसरी बात ये है कि ग्रीन होगी का क्या मतलब है, ग्रीन क्यों नहीं हो, ग्रीन क्यों होगी भाई, क्लोरीन तो पोटेशियम से लग रहा है। ब्राउन होगी क्योंकि ब्रोमीन प्रोड्यूस हो रहा है, देखो जो फॉर्मूला है नीचे वाली इक्वेशन के लिए चाहिए ही, तो वहां बना लेते हैं। क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ब्रोमीन बनेगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ टू और यहाँ टू लगेगा, ठीक है। अब आपको पता है इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखने के लिए पहले हम क्या जज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जीरो होगा, पोटेशियम +1 और ब्रोमाइड -1। यहाँ पे पोटेशियम +1, क्लोराइड -1 और ब्रोमीन ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। आप देखो कि ये क्या है, स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। स्पेक्टेटर आयन जब आपने कैंसिल कर दिया तो बाकी चीजें आप लिख लेते हैं। आप लिखेंगे Cl2, Br- क्यों है, 2 Br- है, ठीक है, तो इसके पीछे 2 लगेगा। सही है, तो आपके पास जो है 2Cl- और एक्वस लगाना जरूरी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास Br2 है, ठीक है, आपके पास Br2 है आखिर में, ठीक है। और Br2 ब्रोमीन पानी में जाने के बाद डिसॉल्व होता है, ब्रोमीन की सॉल्युबिलिटी है, ब्रोमीन एक्वस होता है। और उन्होंने मुंह से बताया है कि बबल्स क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लोरीन गैस, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, chlorine gas, ठीक है। Hope that makes sense. Next question: the reactivity trend seen in chlorine, bromine, and iodine applies to all elements in group 7. Use the periodic table to identify the group 7 element which cannot be displaced by any other group 7 element. So the most reactive one, right? So the most reactive one is FLOURINE, fluorine, ठीक है। I don't think ये spelling सही लिखी है मैंने। Is it FLUO या FLOU? I think it's FL Sir, it's UO. FLUO. Subhan Allah. So it's not like FLUO. आटा फ्लावरीन नहीं है, It's FLUORINE. Yeah. FLUORINE, फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: aqueous hydrogen peroxide H2O2 slowly forms water and oxygen at room temperature, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर और ऑक्सीजन बना रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय मैग्नीज 4 ऑक्साइड। मैग्नीज 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2। क्यों, क्योंकि बेटा देखो Mn पे चार्ज है +4 और O पे चार्ज है -2, 4 इधर और 2 इधर। आप लोगों को ऐसे में ये चीजें सिखाता रहता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस रहे। फॉर्मूला बनाते हुए हमेशा इस तरह जहन में रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड है तो हमेशा उसको इस तरह से ही रखना है, और Mn2O4 जो है सिंप्लीफाई होकर MnO2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन: स्टेट द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस। टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस क्या होता है, ब्रिंग ग्लोइंग स्प्लिंट नियर सोर्स ऑफ गैस। ग्लोइंग स्प्लिंट को नियर सोर्स ऑफ गैस करें आप, तो In ऑब्जर्वेशन relight, आपको क्या नजर आती है, तो ग्लोइंग स्प्लिंट रिलाइट्स, ग्लोइंग स्प्लिंट RELIGHTS, ग्लोइंग स्प्लिंट रिलाइट्स, ठीक है। ग्लोइंग स्प्लिंट कैसी हो जाती है, दोबारा से जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। Okay, on to the next question. A student investigates the rate of formation of oxygen gas when manganese 4 oxide is added to aqueous hydrogen peroxide. Volume of oxygen gas formed at measure, जो भी बात आगे देखते हैं काम क्या बोल रहा है। State how the graph figure 4.1 shows that the rate of reaction at time t is slower than at time t1, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बता रहा है कि T1 के टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और T2 के टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कम है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ को देख के पता कैसे चलता है, बाय by the gradient of the graph ना, है ना, the slope of the graph, the greater the steeper the slope, the greater the gradient, the more reactive the reaction would be, right। तो आप ये बोलोगे कि at T1 gradient is more, at T1 gradient of line is steeper, ज्यादा अच्छा वर्ड यूज कर लिया हमने मेरे ख्याल में, ठीक है। तो स्टीपर ग्रेडियंट होता है उसका, खैर एनीवेज, ठीक है।
Explain using collision theory why the rate of reaction at time t2 is lower than at time t1. Using collision theory, why rate of reaction at time t2 is lower than at time t1. T2, why rate of reaction at T2 is lower than at T1? T1 पे rate of reaction ज्यादा क्यों है और T2 पे rate of reaction कम क्यों है? इससे पहले हमारी जो केमिस्ट्री क्लास हुई थी वो केमिस्ट्री की P6 की क्लास हुई थी और उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि why rate of reaction decreases over time. ये सीधा सीधा इस सवाल का ये बात है कि why rate of reaction decreases over time, क्योंकि as the reaction progresses reactant particles collide and form products, therefore concentration of reactant is decreasing एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस. दो दफा एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस बोलने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा आपने इंग्लिश में फेलियर मार दिया या ब्लंडर मार दिया, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि विल ट्राई टू राइट इट वंस. ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस concentration of reactants decreases as they form products. Full stop. This decreases frequency of collisions, hence rate of reaction decreases. Rate of reaction decreases. Next, on figure 4.1, scratch the graph obtained when the experiment is repeated using aqueous hydrogen peroxide at higher temperature. All other conditions remain same. Higher temperature पे आपके पास जो rate of reaction है वो फास्टर होगा, लेकिन फास्टर तो होगा लेकिन सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. ठीक है, आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ को आपने थोड़ा सा इस हाथ से बनाना है कि बेटा कोशिश करें ग्राफ कभी भी हायर नहीं जाए. ठीक है, ग्राफ कभी भी हायर नहीं जाए. सही है, ग्राफ हमेशा जिस तरह भी जाए स्टीपर हो. ठीक है, और उसके बाद बस इस तरीके से बहुत अच्छी बनाई है मैंने इस बार तो. आप लोगों की पेंसिल और ज्यादा फ्लुएंटली चलेगी. ठीक है, मेरी तो पेंसिल क्योंकि स्क्रीन के ऊपर स्लिप होती है तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा वो आ रहा है, लेकिन आप लोगों की में नहीं आएगा इंशाल्लाह. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. मैग्नीज 4 ऑक्साइड इज एडेड टू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous hydrogen peroxide. द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस 72 सेंटीमीटर क्यूब एट RDP. ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने लिया. ठीक है, यानी कि एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब और 72 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई. 72 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई. ठीक है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन ग्राम पर डीएम क्यूब यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स. ग्राम पर डीएम क्यूब में आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. उसके लिए पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं. तो मोल इक्वल्स टू, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस VOLUME, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है बेटा, इस वजह से 24,000 से डिवाइड करूंगा. 72 डिवाइडेड बाय 24,000. दिस कैन बी रिटन एज 73 अपॉन 1000, मतलब 0.003. आई डोंट नो. 72 डिवाइड बाय 24,000 इक्वल्स टू 0.003. बिल्कुल 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स. ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स. नेक्स्ट, डिटरमिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच रिएक्ट. उसके लिए आप लगाते हैं मोल रेशो. बेसिकली उनका कहने का मकसद है कि मोल रेशो लगाएं. 2:1 का है बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं. बिल्कुल गलत लिखा है मैंने. ठीक है, 1:2 का है. नहीं सॉरी, 2:1 का इस तरह है. 2:1 का है. ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H2O2 गिव 1 मोल ऑफ O2. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं, और मुझे जो है यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई की एनिमेशन दिखानी पड़ती है. सही है, तो ये है x इज टू 3 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, सही है, यूनिटरी मेथड है बेटा. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि x is equals to 2 into 3 into 10⁻⁻3 is equals to 6 into 10⁻⁻3 moles. 6 into 10⁻⁻3 मोल आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्ट किया होगा. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम. ठीक है,
तो मोल है 6 × 10⁻³ वॉल्यूम कितना बेटा बताया था 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाज यूज्ड 20 सेंटीमीटर क्यूब था तो इंटू 10⁻³ करेंगे 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल ये हो जाएगा 6/20 6/20 जो 0.3 होता है मेरे ख्याल में चेक कर लेते हैं 6/20 इक्वल्स टू यू आर नेवर टू श्योर ठीक है तो 0.3 मोल पर डीएम क्यूब आपका आंसर आ गया अब बोल रहे हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब ग्राम पर डीएम क्यूब बेटा देखें अगर आपको मोल पर डीएम क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो आप ग्राम पर डीएम क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन में जा सकते हैं कैसे बाय मल्टीप्लाइंग विद द एमआर ठीक है और अगर आपको ग्राम पर डीएम क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो आप मोल पर डीएम क्यूब में जा सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय एमआर खैर तो ग्राम पर डीएम क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो करेंगे हम 0.3 मल्टीप्लाई बाय H2O2 का मोलर मास जहां तक मुझे याद है 32 और 2 34 होता है ठीक है तो मल्टीप्लाई बाय 34 0.3 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल्स टू 10.2 ग्राम्स पर डीएम क्यूब ठीक है 10.2 ग्राम्स पर डीएम क्यूब आपका ये फाइनल आंसर आ गया आई होप दैट मेक सेंस फ्री के 5 मार्क्स बेटा इतने आसान आज तक कभी नहीं देखे सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ वन अदर मेटल ऑक्साइड विच आल्सो कैटलाइजेस दिस रिएक्शन कोई और मेटल ऑक्साइड बता दें इन अदर देन मैंगनीज ऑक्साइड जो कि इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है तो Vanadium oxide, my इस favorite. योर फेवरेट वेनेडियम ऑक्साइड जिंक्स हो गया क्योंकि आई वाज आल्सो थिंकिंग वेनेडियम ऑक्साइड बेटा देखो कैटलिस्ट कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पे यूज कर सकते थे क्योंकि देखो हमें कोई स्पेसिफिकली रिएक्शन पढ़ाया तो नहीं है तो देवर जस्ट टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट कि आपको पता है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कनेक्ट एज कैटलिस्ट ठीक है आप वेनेडियम ऑक्साइड लिखते आप क्रोमियम ऑक्साइड लिखते निकल ऑक्साइड लिखते सारे ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं सारे के सारे सही कंसिडर किए जाते नेक्स्ट क्वेश्चन Methane reacts with steam to produce hydrogen gas CH4 plus H2O gives CO plus 3H2. I have seen this question as low Pascal pressure. The reaction is reversible and reaches equilibrium in a closed system. State two features of an equilibrium. एक equilibrium के दो features. बेटा इसको याद कर ले हर साल पूछा जाता है equilibrium पे question ना equilibrium के दो features क्या होते हैं पहला rate of Forward forward reaction. reaction is equal to rate of backward reaction ठीक है नंबर टू concentration of Reactance is reactant constant. and products becomes constant ये वो दो बातें हैं जो हमेशा लिखनी होती हैं ठीक है स्टेट एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड कहाँ है हाइड्रोजन ये रहा अगर प्रेशर इंक्रीज करें बेटा उसके लिए देखना पड़ेगा मोल्स ऑफ गैस तो 1+1 यहाँ पे 2 मोल्स हैं और यहाँ पे 1+3 4 मोल्स हैं तो फॉरवर्ड साइड पे मोर मोल्स है राइट तो इंक्रीज इन प्रेशर इज फेवर्ड बाय साइड विद लेसर मोल्स तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विल डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ hydrogen will decrease as increase in pressure shifts equilibrium to side with fewer moles of गैस ये आंसर होना चाहिए इसका ठीक है तो फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस की तरफ मूव करेगा ठीक है सही है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इन अबव केस बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन इन अबव केस बैकवर्ड रिएक्शन या फिर इस तरफ जाने को टूवर्ड्स लेफ्ट कहते हैं ठीक है तो टूवर्ड्स लेफ्ट इन अबव केस इन अबव केस लिखने की जरूरत नहीं हम बात ही अबव केस के बारे में कर रहे थे यार द टेम्परेचर इंक्रीज अब देखें टेम्परेचर इंक्रीज के बारे में बात करने से पहले आपको हमेशा जब भी डेल्टा एच पता हो आपको क्या बोला है मैंने हमेशा क्या करें ऐसे एक एरो बनाए और ऐसे एक एरो बनाए फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पॉजिटिव है यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ और बैकवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हुआ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय द एंडोथर्मिक साइड
तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल इंक्रीज, ठीक है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल इंक्रीज as increase in temperature shifts equilibrium to endothermic side. एंडोथर्मिक साइड कहाँ है? टूवर्ड्स राइट, RIGHT राइट, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज यूज्ड, बेटा कैटलिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बढ़ाएगा क्योंकि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विल remain constant as a catalyst does not shift position of equilibrium, it only allows equilibrium to be achieved faster. बेटा नजर आ रहा है, समझ आ रहा है? कोई जवाब नहीं आ रहा किसी के पास से? जी हैं सर। सब लोग, आप लोग क्लास में ही है ना? जी जी सर। ठीक है ठीक जी है, सर। ओके ओके, सही है। मैंने कहा कि हाल अहवाल ले लूं, पता चले कि इंटरनेट खराब हो गया और किसी को नहीं पढ़ा रहा था। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए। मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कराती है। नेम अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन क्लीन ड्राई एयर। क्लीन ड्राई एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। दो ही ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कोई तीसरी ग्रीन हाउस गैस वैसे आपको पता भी नहीं है, ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी हाउ ग्रीन हाउस गैस कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। आई हेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस शुड बी इन ज्योग्राफी, दिस इज नॉट साइंस टू माय अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इट्स नॉट केमिस्ट्री। मतलब आई डोंट नो, पीपल माइट सू मी फॉर दिस, बट कहने का मकसद है इट इज वेरी हॉट इजी। टेक। बेसिकली जो ग्रीन हाउस जो है, दे entrap heat. What do greenhouses do? They entrap heat and release it slowly or gradually over the course of the night. तो इस वजह से क्या होता है, नाइट टाइम्स डू नॉट कूल डाउन, अर्थ डज नॉट कूल डाउन ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट डे अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, धूप मजीद पड़ने लग जाती है, तो टेम्परेचर कल से ज्यादा हो जाएगा, और कल से ज्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया। इसी वजह से इसको कहते हैं ग्लोबल दुनिया वार्मिंग, गर्म, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, सही है। तो ये रीजंस होते हैं। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि थर्मल एनर्जी फ्रॉम सन is absorbed and retained in greenhouse gases. Full stop. This heat energy is gradually released during the night, NIGHT night, making nighttime warmer। क्योंकि नाइट टाइम वार्मर हो रहा होता है, क्योंकि नाइट टाइम वार्मर होता जाता है, तो नाइट टाइम वार्मर होने की वजह से क्या होता है बेटा, नाइट टाइम वार्मर होने की वजह से नेक्स्ट डे जब धूप दोबारा आती है, हीट स्केप नहीं होती फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उसमें मजीद हीट ऐड हो जाती है, तो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, सही है। तो इस वजह से क्या होता है कि दिस decreases heat loss from earth, so next day when sun shines, it further increases temperature of sun।
टेम्परेचर ऑफ सन नहीं, नहीं नहीं, टेम्परेचर ऑफ अर्थ, गलत बात। टेम्परेचर ऑफ सन जो है अर्थ बढ़ा रही है, बताओ, अल्लाह ही रहम करे उस दिन पे। Next question. Ethanol is manufactured by two methods. Method one, fermentation of aqueous glucose. We all love this method because it gives us free labor. Yeast से काम कराते हैं बगैर पैसे दिए. Catalytic addition of steam. We do not like this process because even though it produces pure ethanol, what is the problem? It requires a lot of it requires a lot of Non-renewable resources. resources, energy, पैसे, या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह, ये सारी चीजें। मेथड वन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, स्टेट टू अदर कंडीशन नीडेड इन मेथड वन। मेथड वन के अंदर दो अदर कंडीशंस क्या है? स्टेराइल कंटेनर इज रिक्वायर्ड, स्टेराइल। Yeast. हाँ, पहले यीस्ट लिख लेते हैं, बल्कि ज्यादा जरूरी चीज क्या है? यीस्ट। यू कांट हैव द पार्टी विदाउट यीस्ट। ठीक है, यीस्ट सही है। उसके अलावा स्टेराइल कंडीशंस, यानी कि नो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड, नो अदर माइक्रो organisms, I don't know the spelling is correct, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है? यीस्ट कैसे करता है, कैसे इथेनॉल बनाता है? फर्मेंटेशन का मतलब ही क्या होता है? लुइस पैस्चर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1700 बीसी में, नहीं बीसी में नहीं, उन्होंने एडी में किया है, सही है। अभी एडी चल रहा है, बीसी चल रहा है, एडी चल रहा है शायद। And AD, because BC is like before Christ and AD is like after death of Christ, I या think. तो लाइक अभी एडी चल रहा होगा ना, AD. बिकॉज Yeah. अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, वेल हमारे तो अकॉर्डिंग नहीं, बट क्रिश्चियंस के हाँ. अकॉर्डिंग है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो अब अबाउट 1700 एडी में लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट निकाला था। और फर्मेंटेशन जो वर्ड है वो दिया ही इसलिए जाता है कि ब्रूइंग, BREWING, ब्रूइंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, brewing in absence of air. Why do we use the word absence of air? Because absence of oxygen, ठीक है, absence of oxygen for क्या? anaerobic conditions, anaerobic conditions बोल लो या respiration बोल लो, बायो के अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, anaerobic respiration, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द टिपिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज्ड इन मेथड टू। जी बेटा, ये सबको याद होना चाहिए कि टिपिकल टेम्परेचर आपके पास क्या होता है। टिपिकल So टेम्परेचर आपके it's पास, something हाँ, इट इज समथिंग, 300. इट इज एग्जैक्टली 300, ठीक है, आपको इट इज एग्जैक्टली Wow, 300 तुक्का. लिखना है, ठीक है, सही है। एग्जैक्टली 300 डिग्री सेल्सियस और 60 to 70 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। आप गौर करें, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? इन्होंने KPA. So किलो पैस्कल 60,000. कर दिया, ठीक है, सही है। 60, अच्छा, अब 6,000. सबर सबर तहम्मुरुन, अरे आराम से बच्चा, कहाँ भाग रही हो? ठीक है, 1 ATM, 100. 1,000 या वन KPA. एटीएम जो है बेटा, 1 × 10⁵ होता है। तो केपीए में कितना होगा? वन, मतलब 100 कर लो, इंटू 10⁻³ और 10⁻³ किलो होता है, तो 100 किलो पैस्कल्स, ठीक है। तो 60 to 70 Hmm. एटीएम का मतलब कि 60 6,000. मल्टीप्लाई बाय 100 किलो पैस्कल्स, तो ये कितना हो गया? 6 टार्जन हो गया। सही है भाई, अरे थक गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yeah, नेम द we अल्कीन यूज्ड इन मेथड sped टू। run this paper. Yeah, we are speed running this paper. How much is Yeah, left? Oh, that's it. Yeah, that's we what I was can saying. finish it, guys. We can Yeah, finish this. ठीक है। तो name the alkene used in method two. What is the alkene ethene. used in method two? इथेनॉल बनाना है तो इथीन ही चाहिए होगा ना बेटा, प्रोपीन थोड़ी चाहिए होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल, अगर प्रोपीन होता तो क्या बन जाता बेटा? So you have to you have to mention the alkene. So ethene होगा ना? Why'd you write अरे ethanol? सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग ज्यादा चल रहा है एक्चुअली। आई एम वर्किंग एट, हाइपर स्टिमुलेटेड ब्रेन सेल्स। इथीन, ठीक है। Did you have अगर, caffeine or something? हाँ, आई हैड अ कॉफी मग ड्यूरिंग द प्रीवियस क्लास। पैथीन क्या होता है ये नहीं पता मुझे, प्रोपीन लिखना चाह रहा था बेटा। प्रोपीन अगर होता तो क्या बनता? Propanol. अगर आप, हाँ बिल्कुल, प्रोपानॉल बनता, गुड। आई मीन, इट वाजंट रियली अ वेरी ग्लैमरस क्वेश्चन,
बट चलो, state why the reaction in method 2 is referred to as an addition reaction. Why is it referred to as an addition reaction? What is the one Because only characteristic of one it? product is formed. Ah, very good. The one characteristic of an addition reaction is that only one product is formed. Only one product is formed. Anytime a single react product is formed in an organic reaction, it's called an addition reaction. ठीक है? क्या शर्त है? सिंगल प्रोडक्ट बननी चाहिए और रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होना चाहिए। आप बोलो कि सर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एडिशन रिएक्शन है? नहीं, प्लीज डोंट इवन स्टार्ट विद मी। ठीक है? तो आपको जरूरी क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए और सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको पता ही नहीं है अगर के ऊपर हुआ क्या है कि इसको हमने एडिशन रिएक्शन क्यों बोला, बेटा देखें, अल्कीन का किसका नाम हमने लिया, C2H4। ठीक है? इसका रिएक्शन हो रहा है स्टीम से जो कि H2O है। ठीक है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी वजह से बनता है C2H5OH, और कुछ नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ये बनता है। 100% एफिशिएंसी है। सारे का सारा रिएक्टेंट सारे का सारा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है? सही है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम है तो इस वजह से सारे का सारा शायद ना बना पाए, लेकिन अच्छा खासा बन गया ना। ठीक है? समझ रहे हो इस बात को? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट इन मेथड 2 इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड which contains phosphate ion PO4 3 minus. State what is meant by the term acid. Acid का मतलब क्या होता है बेटा? Which, Proton donors. बहुत ही अच्छा बात बोली आपने, dissolves in water to produce H पॉजिटिव आयन। ठीक है? प्रोटॉन डोनर्स एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है। इस कॉन्सेप्ट को कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, इसको कहा जाता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। क्या कहा जाता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ठीक है? लेकिन ये ए लेवल्स में है बेटा। ये IGCSE में हम इतना ज्यादा प्रोटॉन डोनर ना करें तो बेहतर है। कहने का मकसद है आप बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप हैं सही, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या बट है कि सर आप बस इन द सीधा सीधा क्या बोल दो। कहते हैं, वो होता है, जो सिलेबस शीट आती है उसमें जो कैम्ब्रिज की तरफ से फॉर ऑल IGCSE, उसमें लिखा हुआ है डिफाइन, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक द लास्ट टाइम आई चेक दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट, एसिड्स आर डिफाइन एसिड्स एज प्रोटॉन सही डोनर्स। है। मे बी आई स्टैंड करेक्टेड, मे बी आप लोगों को भी पता होना चाहिए एसिड्स आर प्रोटॉन, बट मुझे अभी तक ऐसा पता था कि एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। ये या IGCSE के लेवल पे डेफिनेशन है, और ए लेवल पे एसिड्स आर आई थिंक प्रोटॉन ये डोनर। मार्क्स स्कीम में ही लिखा होगा, आई एम नॉट श्योर, मे बी। खैर हो गई, देख लेंगे। या मार्किंग स्कीम कौन देखता है? इट इज फॉर द वीक। ठीक है? अब हम लोग मार्किंग स्कीम के बगैर चलते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ वीक इन टर्म ऑफ वीक एसिड। जैसे कि मार्किंग स्कीम वाले वीक, वैसे ही वीक एसिड कौन होते हैं? पार्शियली एक्चुअली होते हैं। डिसोसिएटेड, partially अच्छा, disassociated. पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है? एसिड्स विच ओनली पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशंस, एसिड्स which only partially dissociate in AQUEOUS aqueous solutions. Full stop. Determine the oxidation number of phosphorus in PO4 3 minus ion. PO4 minus 3 ion का मतलब ये कि एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्साइड्स मिल रहे हैं तो ओवरऑल चार्ज -3 हो रहा है। ये इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। ठीक है? कोई मसला परेशानी दुख तकलीफ? नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो बेटा फास्फोरस का चार्ज मांगा हुआ है, ऑक्साइड का यानी कि हमें पता होगा, ऑक्साइड का यहाँ पे -2 चार्ज होगा। P+4 -2 इज इक्वल टू -3। ठीक है? तो P प्लस -8 इक्वल टू -3। तो P इज इक्वल टू -3 प्लस 8। तो P इज इक्वल टू +5। P का चार्ज क्या आ गया? +5। क्या चार्ज आ गया P का? +5। ऑलराइट? समझ में आया बेटा ये कैसे किया मैंने? जी सर। इजी चीज है ये। आप लोग प्रैक्टिस के लिए काम कीजिएगा घर पे। अभी लिख लें अपने पास कहीं रफ पेज पे, नाइट्रोजन का चार्ज NO3 माइनस में फाइंड करिएगा। ठीक है?
Okay. ऑलराइट, फ्री टाइम में कर लीजिएगा। गिव वन एडवांटेज ऑफ ईच मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मेथड वन क्या था? फर्मेंटेशन, सही है। फर्मेंटेशन वाला जो अकर्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि लेस एक्सपेंसिव। क्या है? लेस एक्सपेंसिव है। तो एक जमाने में मुझे कोई बताया करता था कि बेटा, हाँ, मेरे टीचर सर अहमद शाह, 2017 की बात कर रहा हूँ आपसे, जब मैं पेपर दे रहा था। तो वो कहते थे कि बेटा देखो, जिंदगी में याद रखो, लेस एक्सपेंसिव एक सही जवाब है, लेकिन आपने हमेशा क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप लेस एक्सपेंसिव को अपना लास्ट पॉसिबल आंसर कंसिडर करो। क्या? लेस एक्सपेंसिव शुड बी योर लास्ट पॉसिबल आंसर। इज देयर एनी अदर बेटर ऑल्टरनेटिव? इट इज एनी अदर बेटर ऑल्टरनेटिव? द आंसर कुड बी यस, देयर इज। देखें, एक और बात जो जैना ने अभी करी थी एट द स्टार्ट व्हेन वी वर टॉकिंग, फर्मेंटेशन डज नॉट रिक्वायर रिन्यूएबल सोर्सेज। Oh, sorry, does not require non-renewable sources. It operates on renewable sources, right? तो renewable sources है आपके पास, right? तो you can say कि it uses renewable resources. कौन है वो renewable resources? एक renewable resource हमारे yeast भाई हैं, और दूसरी renewable resource हमारी ग्लूकोज है। ठीक है, सही है। ग्लूकोज कैन बी grown as sugar cane, every year it can grow। ठीक है। और मेथड टू हमारे पास जो था वो क्या था? स्टीम वाला। इट प्रोड्यूसेस प्योर प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोड्यूसेस वेरी प्योर इथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड बाय रिएक्टिंग इट विद एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। विच इज द एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आपको बताया है पोटेशियम KMNO4, can I read that? या मैंगनेट। मैं लिखने वाला हूँ बेटा 7, अगर वर्ड में लिखो ऐसे लिखते हैं, और वैसे लिखते हैं KMNO4। ठीक है, सही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस 7 इज इंपॉर्टेंट। स्टेट इन टर्म्स ऑफ redox what type of reagent ethanol is in this reaction। देखिए बेटा, क्योंकि KMNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इथेनॉल क्या हुआ? Reducing. रिड्यूसिंग, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज रिएक्ट्स विद reducing agent। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वन अदर प्रोडक्ट। इथेनोइक एसिड जो है वो कैल्शियम से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और एक प्रोडक्ट बनाता है। तो जो सॉल्ट बनेगी इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करने से, क्या बनेगी? क्या नाम होगा बेटा? कैल्शियम। Ethanoate. वेरी गुड, कैल्शियम इथानोएट। ठीक है। दूसरी बात, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। कैल्शियम इथानोएट का फॉर्मूला देखो बेटा, उसके लिए नीचे पूरा फॉर्मूला लिखो। इथेनोइक एसिड इज CH3COOH, राइट? इसका रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम से, ये हाइड्रोजन आखिर का हटता है, और आपके पास क्या बनता है? कैल्शियम इथेनोएट। इथेनोएट बचता है बाकी CH3COO माइनस, राइट? और कैल्शियम +2 होता है, तो कैल्शियम का 2 यहाँ लगेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो ये हो गया CH3COO होल ट्वाइस Ca, ये फॉर्मूला हो गया। आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट। बेटा So जब don't we मेटल, write the metal first in the it's not skinny middle? necessary, it is not necessary at all to write the metal first। we always write what we like first। ठीक है, तो आप चाहो तो आप पहले aniline लिख दो, it is not necessary at all whatsoever। So if ठीक I है, don't आप write इस तरह it, भी ले, I won't lose marks, right? नहीं Like बेटा, if I do मतलब मैं write क्या, it, that's am I okay. am I training you to fail? मतलब मैं इस तरह लिख रहा No, हूँ ना, तो no. I'm saying if I write it opposite, like calcium pehle or wo बाद में, so if is you that write fine? this Ca Yeah. CH3 It looks C wrong though. double O होल ट्वाइस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन मैं आपको जब Okay. पढ़ाता था तो मैं आपको बताता था ना बेटा, ये आखिरी वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ है, तो क्यों ना ज्यादा Yeah. अच्छा वो मेटल इसकी जगह लगे। जैसे कि फॉर Yeah. एग्जांपल, व्हाई डू आई लाइक इट लाइक दिस? बिकॉज स्पेशली माय फेवरेट रिएक्शन इज व्हेन मीथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम, इट प्रोड्यूसेस हकूना, Oh, HCOO है ना। yeah. ठीक है, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सही है। तो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट। तो आई वाज सेइंग कि व्हेन अ मेटल reacts with an acid,
Hydrogen, salt, तो and you nitrogen. produce salt and hydrogen. ठीक है. So the other product is hydrogen gas H2, and with that our paper is QED. ठीक है. क्वाइट इजीली डन हो गया हमारा पेपर. किसी को कोई मसला, एनी प्रॉब्लम्स? नहीं. एंड वुड यू लुक एट दैट, हमने बोल के